Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज की ये लास्ट वीडियो है अपना सेकंड चैप्टर की जो 5th यूनिट का है। आज का हमारा टॉपिक है लिटिल बिट ट्रिकी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो एक कर्व है जिसमें डिसोसिएट होता है क्या, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। तो डिसोसिएट का मतलब है अलग होना। तो अलग होने से पहले तो जुड़ेगा, तो जुड़ता कहां पर है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। ये डायग्राम आपने किया था लास्ट क्लास के अंदर। इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर है कितना, लगभग 104 mmHg, जो हम 105 तक जो है हम कंसीडर कर लेते हैं। जब यहां पर इतना हाई प्रेशर है तो ये प्रेशर हेल्प करता है कि यहां की ऑक्सीजन कहां चली जाए, इसके अंदर चली जाए, है ना। क्योंकि यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो 40 mmHg, ठीक है। तो इसी वजह से प्रेशर का जो डिफरेंस है उसमें डिफ्यूजन हो जाएगा और यहां की गैस यहां पर चली जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, अराउंड 100 है। तो एक ग्राफ पे हम पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। चूंकि वो 100 के आसपास है यानी 104 है तो हमने कंसिडर कर लिया कि वो 100 है। तो 100 जब प्रेशर है तो हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ जो है बाइंड होता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और ये बाइंड कितनी होती है, यानी उसकी सैचुरेशन कितनी है, लगभग 100%, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है एंड उसके अंदर 4 पेप्टाइड होते हैं जहां पर आयरन प्रेजेंट होता है, और एक हीमोग्लोबिन के पास 4 O2 जो है वो कंबाइन हो सकती है। तो 4 ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाती है एंड अल्टीमेटली जितना भी हीमोग्लोबिन आता है वो सारा का सारा उसके साथ जुड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो सैचुरेशन कितनी है, 100%, ठीक है। 100% क्या है, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ में, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, क्लियर हुई। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है कहां पर, एल्वियोलाई के वाले एरिया, और यहां से जुड़ करके अल्टीमेटली ये कहा जाता है हार्ट, और हार्ट से कहा जाता है टिश्यू। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg। 40 mmHg की कहां पर है, ये रहा 40 mmHg। तो यानी कि यहां पर बात किसकी होने लग रही थी, लंग की, और यहां पे बात किसकी होने लग रही है, वो टिश्यू। भाई टिश्यू के अंदर क्या हुआ था, टिश्यू के अंदर ये हुआ था कि यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो अराउंड 95 के आसपास है mmHg। तो यहां से एयर कहां पर पास हो गई थी, यानी कि ऑक्सीजन कहां पे पास हो गई थी, टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के अंदर कितनी ऑक्सीजन पास होती है, तो लेट्स से यहां पे हमने देखा, तो अगर हम यहां पर देखें लगभग अराउंड 70% या फिर 75 लगभग। तो इसका मतलब जो यहां पर HbO2 बना यहां पे, वो HbO2 यहां पर डिसोसिएट हो गया। तो HbO2 कन्वर्ट हो गया Hb के अंदर और O2 जो है वो अलग हो गई, O2 चली गई टिश्यू के अंदर, ठीक है। यहां से क्या हुआ, टिश्यू के अंदर चली गई। तो यानी कि यहां पर अनलोडिंग हुई है किसकी, ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ है। तो इस एरिया पर क्या हुआ है, HbO2 बना है, और यहां पर क्या हुआ है, HbO2 जो है ब्रेक डाउन हुआ है, Hb अलग हो गया और O2 अलग हो गया। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हुआ है, तो हमें ऐसी कर्व देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो हीमोग्लोबिन होगा
अब उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन पास करने की नहीं होगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से पास होता हुआ अल्टीमेटली यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा से ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन लेने के बाद में इसको यहाँ पास करके फिर यहाँ पर जो है पहुंचा देगा। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। तो एक ग्राफ के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और एक वेरिएबल लिया है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का, एक लंग पे एंड एक टिश्यू पे हमने देख लिया। अगर हम अनलोडिंग देखें तो अनलोडिंग हमने देखा कि एक हीमोग्लोबिन जो है यानी कि 100 ml जो है ब्लड जो है हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर कैरी करती है अराउंड 20 ml O2। 20 ml जो है वो ऑक्सीजन जो है वो होती है। एंड जब ये 20 ml O2 यानी कि यहाँ पर 20 ml O2 हो चुकी है पर 100 ml O2 यहां से यहां पास होती है, तो यहां पर जो 20 ml O2 है वो बच जाती है 15 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो यानी अनलोडिंग कितनी हुई है 5 ml। ये 5 ml कहा गया 5 ml O2 चला गया टिश्यू के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो 100 ml चला, तो अगर हम परसेंटेज के टर्म में अगर निकालना चाहिए तो 20 ml का अगर आप 25% अगर आप निकालोगे 25 चौके 100 अराउंड 5 ml जो है गिर जाती है। तो अराउंड 70 से 75% जो है हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर हो गई। तो हमारे टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो इससे कम नहीं होता, लेकिन अगर ऑक्सीजन का प्रेशर इससे भी कम हो तो सैचुरेशन और कम होती चली जाएगी और कम होती चली जाएगी, अल्टीमेटली बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाएगी। तो व्हाट इट मींस के ऑक्सीजन के प्रेशर का और हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन का एक रिलेशन है जिसको हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से जो है मापते हैं, जिसमें अगर प्रेशर काफी ज्यादा कम हो तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन वहां पर कम है, और ऑक्सीजन का प्रेशर अगर वहां पे ज्यादा हो तो यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में प्रेशर जो हो सैचुरेशन जो है वो ज्यादा होगा। क्या केवल यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यही काम करता है क्या, और कोई प्रेशर काम नहीं करता है भाई? और क्या काम कर सकता है? अगर पीएच कम हो, अगर पीएच कम हो तो और ज्यादा अनलोडिंग हो सकती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो अनलोडिंग और भी ज्यादा हो सकती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज्यादा हो तो भी अनलोडिंग ज्यादा हो सकती है। अगर पीएच काफी ज्यादा कम हो जाए यानी एसिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाए तो सैचुरेशन के अंदर और भी ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है, एंड एक राइट शिफ्ट कर्व जो है वो देखने को मिलती है। हम इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या है? बोर इफेक्ट है मोर डिसोसिएशन ऑफ HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का और ज्यादा डिसोसिएशन ड्यू टू लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर। पर्टिकुलरली ये रिलेशन है केवल पीएच के साथ में। तो नॉर्मली अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज काफी ज्यादा करता है, अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अगर वो कंज्यूम करेगा तो CO2 का प्रेशर बढ़ेगा। जब CO2 का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो जितनी ज्यादा CO2 होती है तो CO2 आगे काम क्या करती है? तो CO2 कंबाइन होती है H2O के साथ में, और H2O के साथ कंबाइन होके H2CO3 बनाती है, और उससे H आयन अलग हो जाते हैं और HCO3 जो है वो अलग हो जाता है। जितनी ज्यादा CO2 उतनी ज्यादा H आयन ज्यादा, उतनी ज्यादा pH कम। तो अगर कोई एक्सरसाइज ज्यादा करता है
तो CO2 उसके टिश्यू के अंदर ज्यादा बनेगी और ज्यादा एसिडिटी होगी, और जब ज्यादा एसिडिटी होगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन यहाँ पर केवल 25 से 30% था, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसको कहते हैं हम राइट शिफ्ट, कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है और ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएशन करती है। लेट्स से अब मैंने ये अगर कर्व दिखा दी तो इसका मतलब अराउंड ये 60% पे आ गया। 60% का मतलब क्या है, अराउंड 40% ऑफ ऑक्सीजन जो है इसने पास कर दी कहां, टिश्यू के ऊपर। तो बोर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बोर इफेक्ट क्या है, तो सिंपल सा है, मोर डिसोसिएशन ऑफ HbO2 ड्यू टू लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, टिश्यू के पास में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा पहुंचती है। ठीक है। एसोसिएशन कब होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता कहां है, तो जुड़ता कहां है, जुड़ता तो यहाँ एलोलाई के पास में है। तो यहां पर क्या केस है, जस्ट इसके अपोजिट। लेट्स से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 काफी ज्यादा है, अगर पीएच रिलेटिवली ज्यादा है, टेम्परेचर जो है वो कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, यानी जस्ट अपोजिट केस में क्या होगा, तो ये कर्व ऊपर की तरफ चली जाएगी और ये कर्व ऐसी बन जाएगी। अब इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की साइड कब शिफ्ट होती है, जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो, पीएच ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो। जनरली ऐसी कंडीशन कब बनती है, लंग के अंदर। तो लंग के अंदर एसोसिएशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन। और टिश्यू के अंदर डिसोसिएशन ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन। अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोर इफेक्ट जो है वो कह देते हैं। ऊपर वाले अगर केस में देखें तो कुछ हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 बाइंड करके भी एलोलाई के पास में जाती है, तो CO2 का वहां से हटना और ऑक्सीजन का वहां पर जुड़ना, इसको हम अलग से हाल्डेन इफेक्ट भी जो है बोल देते हैं। तो हाल्डेन इफेक्ट ऊपर यहाँ टिश्यू के लंग के अंदर होता है, और जो हमारा बोर इफेक्ट है वो टिश्यू के अंदर जो है होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, वो है कंट्रोल। तो कंट्रोल किस तरीके से होता है ब्रीदिंग के ऊपर, तो ब्रीदिंग का कंट्रोल जो है वो दो एरिया की वजह से है जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। एक जो है उसके अंदर मेडुला है, एक पोन्स है। तो ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीदिंग कंट्रोल या फिर रेगुलेशन। तो ब्रेन के दो पार्ट है इसमें, एक तो मेडुला है और एक पोन्स है। ब्रेन स्टेम याद है, अभी लोअर क्लास से आए हो। ब्रेन के कितने पार्ट थे, 3। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन के कितने पार्ट थे, कमेंट में बताना। ठीक है, तो मेडुला जो है, यानी जो हमारा लेट्स से ये अपना ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे ये लीफ हो गया, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला कौन सा है भाई, ये वाला मेडुला, और ऊपर वाला पोन्स। तो जो मेडुला है उसके पास में दो ग्रुप है, एक डोर्सल साइड पे, उसको बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक वेंट्रल साइड पे। अब डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है उसको समझते हैं। डोर्सल यानी पीछे वाला, और वेंट्रल यानी आगे वाला। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझो कि जब भी सांस नहीं आता, सांस आने में दिक्कत होती है, तो पीठ पे मारते हैं। पीठ पे क्यों मारने लग रहे हैं, ताकि सांस आ जाए। तो डोर्सल साइड पे जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसका काम क्या है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। वेंट्रल साइड पे ठीक है, ये कंप्लीट ब्रीदिंग के ऊपर करता है, यानी इंस्पिरेशन को भी और रेस्पिरेशन को भी जो है ये रेगुलेट करता है। पोन्स के पास में 2 सेंटर है भाई, ये ऊपर पोन्स, इसके पास में 2 सेंटर है। एक तो है नियोमोटैक्सिक। टैक्सिक का मतलब क्या है, मूवमेंट। नियोमो का मतलब लंग। तो लंग की मूवमेंट, अगर लंग की मूवमेंट कराने वाला अगर कोई सेंटर होगा, अगर लंग की मूवमेंट कराने वाला अगर कोई सेंटर हो गया, कोई अगर एरिया होगा, तो वो क्या हेल्प करेगा, एक तो नंबर ऑफ
ब्रेथ के ऊपर, एंड दूसरा डेप्थ ऑफ ब्रेथ। नियोमोटैक्सिक, टैक्सिक मूवमेंट, लंग की अगर मूवमेंट होगी तो कितने सांस लिए वो रेगुलेट करना, साथ में कितनी डेप्थ में गए। ऐसे ही एक होता है एपनोस्टिक, एपनोस्टिक एरिया, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है डेप्थ ब्रेथ को, लंबी लंबी जो सांस होती है उसको रेगुलेट करता है। इसी तरीके से कुछ कीमो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर एक आयोर्टिक आर्च के अंदर प्रेजेंट है, यानी आयोर्टा के अंदर, और एक जो है कैरोटिड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है। कैरोटिड बॉडी कहां पर प्रेजेंट है, कैरोटिड यानी जो ऊपर की तरफ लेके जाए ब्लड को, तो कैरोटिड आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो कीमो रिसेप्टर ये सेंस करते हैं क्या, HIN को। अब HIN कब बनते हैं, जब भी CO2 ज्यादा होगी तो बाइंड होगी किसके साथ में, वाटर के साथ में, और जब वाटर के साथ में बाइंड होगी तो H2CO3 बना देगा, जिससे HIN ज्यादा बनेंगे और HCO3 जो है वो ज्यादा बनेगा। तो जब ये HIN ज्यादा होंगे यानी कि CO2 जो है वो ज्यादा बनी है, ठीक है। अगर CO2 ज्यादा बनी है तो कीमो रिसेप्टर जो एरोटिक आर्च और कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो जो है सेंस करेंगे HIN को, और जब HIN को सेंस करेंगे तो ये जो सिग्नल जो है वो भेज देंगे ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो ग्लोसो फेरेंजियल नर्व है, साथ में जो वेगस नर्व है उससे भेज देते हैं, और उससे जो है ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है। अगर ब्रेथ ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, ब्रेथ अगर ज्यादा है तो एलोलाई प्रेशर डालेगी, और जब प्रेशर डालेगी तो HIN जो है यही जो चीज है वापिस उल्टी हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, एंड एलोलाई जो है उसके अंदर ज्यादा CO2 जो है वो पहुंचेगी और रेगुलेशन हो जाएगा। तो कीमो रिसेप्टर से भी रेगुलेट होता है, पोन्स मेडुला जो है वो भी रेगुलेट करते हैं। हमारा लास्ट का जो टॉपिक है वो डिजीजेज के ऊपर है, डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर्स कि जो रेस्पिरेशन है उससे कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर कुछ एक एग्जांपल है डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, पहला है ब्रोंकाइटिस। आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन किसकी, ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई हमने कहां पे पढ़े थे, जो हमारा कंडक्टिंग डक्ट थी वहां पे, और कंडक्टिंग डक्ट से जो यहां पर जो ब्रोंकाई यानी कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता था, तो अगर उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए, ब्रोंकाई के अंदर स्वेलिंग हो जाए तो सांस लेने में जो दिक्कत होगी तो उसको हम कह देते हैं ब्रोंकाइटिस। वैसे आजकल का जो मौसम चला हुआ है उसमें डस्ट ज्यादा जाती है, और जब डस्ट ज्यादा जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत जो है होने लग जाएगी। दूसरा भी एस्थमा। तो एस्थमा क्या होता है, एस्थमा भी एक टाइप की ऐसी इन्फ्लामेशन है कि जो ब्रोंक्यूल जो है वो काफी ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल जो है वो कहां पर थे, जस्ट एलोलाई के जस्ट ऊपर थे। अगर ब्रोंक्यूल अगर काफी ज्यादा अगर स्वेल हो गई तो अल्टीमेटली जो रास्ता है एयर जाने का वो रास्ता इसको मिल नहीं पाएगा, और जब वो रास्ता नहीं मिल पाएगा तो सांस नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से अटैक से पड़ने लग जाएंगे, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो उसी चीज को हम एस्थमा कह देते हैं। थर्ड है एम्फीजमा। एम्फीजमा सिगरेट वगैरह जब ज्यादा पीते हैं तो जो एलोलाई है, एलोलाई फूलती भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, लेकिन लेट से अगर इसके साथ में अगर तार अगर ज्यादा जम गया तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, और जितनी ये फूलनी चाहिए थी उतनी नहीं फूल पाएगी, जिसकी वजह से लंग के अंदर गैस कम जाएगी, और लंग के अंदर जब गैस कम जाएगी तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, सांस नहीं ले पाओगे, और जब सांस नहीं ले पाओगे, सांस अगर कम आएंगे तो उसी कंडीशन बोलते हैं एम्फीजमा। जनरली जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो नॉर्मली जो है ज्यादा सांस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ दी हार्डनिंग ऑफ दी एलोलाई, जिससे सरफेस एरिया रिलेटिवली काफी ज्यादा कम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है।
फोर्थ है भाई ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसाय। अब कोई अगर पत्थर तोड़ने का काम करता है तो वहां पर सिलिका काफी ज्यादा होगा, या फिर एस्बेस्टोस वहां पर ज्यादा होगा। अगर कोई ग्लास वगैरह काटने में ज्यादा काम करता है तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि वो भी सांस के द्वारा, यानी कि जो शीशे हैं, ग्लास है, वो भी अंदर जाता है, और जो सिलिका भी है, एस्बेस्टोस जो है, यानी जो चूरा जो है पत्थर का, वो भी अंदर जाता है। और जब वो अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, लंग के अंदर डैमेज ज्यादा होगा। और जब लंग के अंदर डैमेज होगा तो उससे क्या होगा, एलोलाई जो है ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे, वहां पे फाइबर आने लग जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत जो है वो होने लग जाएगी। इसी तरीके से एक लास्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन, जिससे क्या होगा, HbO2 कम बनेगा, तो जो टिश्यू तक पहुंचेगा वो लेस ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब लेस ऑक्सीजन अगर पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, पहला भाई डिजीनेस, मतलब चक्कर से आने लग जाएंगे, नोजिया, सांस लेने में जो है वो दिक्कत होने लग जाएगी। लिथर्जी भाई, इसके अलावा पर्सन जो है अगर लंबे टाइम तक अगर उस कंडीशन में रहे तो अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, इवन डेथ भी जो है वो भी हो सकती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप आपको चीजें जो है समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट तो कॉन्टेक्ट मी, कमेंट करे कोई अगर डाउट रह गया हो तो। बट दिस इज ऑल नाउ। कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।